हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। और अभी तक हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे अपनी पॉलिटी के अंदर, जो कि हम एम लक्ष्मीकांत से कंप्लीट कर रहे थे। इसकी हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखी थी और अभी तक जो हमने कंप्लीट किया था वो हमारा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसका देखा 1781 में हमारा जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। ठीक है, उसके बाद 1784 में हमारा पिट्स इंडिया एक्ट आया और 1786 में हमको विशेष अधिनियम देखने को मिलता है, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कुछ शर्तें रखी थी भारत आने के लिए, उनके द्वारा लाया गया। जबकि 1793 में हमको फर्स्ट चार्टर देखने को मिलता है और वहीं 1830 में हमें सेकंड चार्टर देखने को मिलता है। और सेकंड चार्टर के ही अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जो एक अधिकार थे उसमें कमी लाई गई, व्यावसायिक एक अधिकार में कमी लाई गई। वहाँ पर चीन और चाय के एक अधिकार को तो बनाए रखा, बाकी चीज़ों से एक अधिकार को हटा दिया गया। लेकिन यहाँ पे एक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया गया है, ये हमको देखने को मिलेगा 1833 के थर्ड चार्टर एक्ट में। इसमें हम क्या देखते हैं, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास व्यावसायिक मामले थे उनको पूर्ण रूप से व्यावसायिक मामले के में पूर्ण रूप से उनके एक अधिकार को क्या कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे पूर्ण रूप से कब ख़त्म करा गया, तो आप कहेंगे 1833 में। सॉरी, इसको अब 13 कर लीजिएगा, 33। ठीक है, 33 में करा था। और मतलब कि पूर्ण रूप से ना करके कब ख़त्म किया गया था, तो चीन और चाय पे यहाँ बनाए रखा था, बाकी एक अधिकार इन पर ख़त्म कर दिया था। उसके बाद हमने देखा था फोर्थ चार्टर एक्ट आता है हमारा 1853 में। ठीक है, और इसके बाद आज हमें कंप्लीट स्टार्ट करना था 1858। जब हमने स्टार्टिंग करी थी तो हमने कहा था कि हम जब एक्ट्स पढ़ते हैं तो जो हमें दो तरीके से दो हम भाग में बांट लेते हैं। एक तो 1770 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1853 तक, और फिर 1858 से 1947 भारत शासन अधिनियम, या हमें 35 जो भी हमें तक पढ़ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम। यहाँ पे हमने देखा था यहाँ पे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे जिनका नाम वॉरिंग हेस्टिंग था। देन उसके बाद हमें देखने को मिलता है 1833 यहाँ पे पहले भारत के गवर्नर जनरल बने, जो कि हमारे थे विलियम बेंटिंग। ठीक है, विलियम बेंटिंग। ओके, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसे। भारत शासन अधिनियम 1858 में आया है ना। सबसे पहला भारत शासन अधिनियम कब आया, 1858 में। अच्छा, इस 1858 के अधिनियम को समझने से पहले हमें ये ध्यान में रखना होगा कि इसमें क्या चेंजेस हुए और इसके पीछे का कारण क्या था। अगर हमें कारण पता होता है तो इजीली हमें एक्ट याद हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, सबसे बड़ा चेंज क्या था, अभी तक हमने क्या देखा, 1853 तक क्या था, हमने देखा कि यहाँ पे जो शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा था। लेकिन अब 1858 से डायरेक्ट ये किसके हाथ में चला गया, क्राउन के हाथ में चला गया। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या हुआ, ऐसा इस बीच में क्या हुआ कि ये शासन डायरेक्ट क्राउन के हाथ में गया, है ना। तो ऐसा इसलिए था, ऐसा मतलब तत्कालिक कारण नहीं है, लेकिन ये पहले से आ रहा था कि 1853 में ही बोल दिया गया था कि जो हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके जो राजनीतिक मामले होंगे उसके एक अधिकार को भी कभी भी ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी वजह रही 1857 की क्रांति। इसको हम किसान आंदोलन के नाम से भी जानते हैं और ये बहुत फेमस क्रांति थी 1857 की। ठीक है, इसकी बहुत सारी कारण थे, लेकिन एक तत्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस थे। ठीक है, इसकी वजह से 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है और जो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट शासन करती थी, अब वो शासन ईस्ट इंडिया के कंपनी के हाथ में ना होके डायरेक्ट क्राउन में आ जाता है।
ठीक है, पहली चीज़ तो ये जो भारत शासन अधिनियम 1858 आया, इसको क्या बोला गया, ठीक है, इसी को बोलते हैं एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया, है ना। एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस मतलब कि अच्छी गवर्नेंस आ गई है, अच्छा शासन आ गया है इंडिया के अंदर, ऐसा बोला गया इन इंडिया। तो ऐसा एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इंडिया ऐसा बोला गया कि इस एक्ट को, ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा ऐसा एक्ट है जिसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस बोला गया, तो ये हमारा 1858 का भारत शासन अधिनियम है, ठीक है। तो इस टाइम पे क्राउन में कौन था, तो वो थी हमारी विक्टोरिया। दूसरी चीज़, जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो पाल्मेस्टोन थे। अच्छा, इसको प्रेजेंट किसने किया था, 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था वो किसके द्वारा प्रेजेंटेड हुआ था, तो ये प्रेजेंटेड बाय लॉर्ड स्टैनली। इसको प्रेजेंट किया था स्टैनली, ये नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बार पूछा गया है कि जो 1858 का भारत शासन अधिनियम आया वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो वो थे हमारे लॉर्ड स्टैनली, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हम कारण जान लेते हैं। तो कारण में मैंने कहा जो 1857 की क्रांति रही है ना, उसके कारण ये 1858 में क्या हुआ, भारत शासन अधिनियम आया और ये कंपनियों की जो गलत नीतियां थी उनके विरुद्ध भी ये 1858 का भारत शासन अधिनियम आया है। अब इसके अंदर क्या प्रावधान किए गए हम ये समझ लेते हैं। ओके, तो ताज का शासन 1858 से हमें 1947 तक देखने को मिलता है। 1858 का भारत शासन अधिनियम, इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के कारण किया गया। तो जो कि हमारी किसान क्रांति बोलते हैं, हम किसान आंदोलन बोलते हैं, 1857 का एक मेन विद्रोह हुआ था उसके, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, ठीक है। तो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया है उसके पीछे जो मेन कारण है वो 1857 की क्रांति है, जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम से प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। तो इसको क्या कहा गया, पहली बात मैंने आपको बताया था, इसी को एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया बोला गया। इसलिए भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम के प्रसिद्ध इस कानून ने क्या किया कि ये एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस है, इसलिए इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण रूप से क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। अब राजनीतिक मामले भी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नहीं रहे हैं, अब प्रशासन यहाँ पर डायरेक्ट क्राउन करेगी। ओके, और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियाँ ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी। तो जो भी सारी शक्तियाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी वो अब किसके पास चली गई, ब्रिटिश राजशाही या फिर हम बोल दें क्राउन के पास चली गई, ठीक है। अब इसके अंदर क्या प्रावधान किए वो देख लेते हैं। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। तो मैंने आपको बोला था कि इस टाइम पे हमारा क्राउन में कौन थी, महारानी विक्टोरिया। वहीं प्रधानमंत्री अगर कभी कोई पूछ ले तो वो हमारे पाल्मेस्टोन थे, और ये प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड स्टैनली के द्वारा, ठीक है। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वॉइसरॉय कर दिया गया। मतलब कि अब गवर्नर जनरल को क्या कहलाया जाएगा, वॉइसरॉय। या तो आप भारत का गवर्नर जनरल कहें, लेकिन इसमें क्या कह दिया गया, नाम बदलकर वॉइसरॉय रख दिया गया। वह वॉइसरॉय जो भारत में ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधि बन गए वो थे हमारे लॉर्ड कैनिंग, भारत के प्रथम वॉइसरॉय थे, ठीक है। तो हमने देखा बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हमारे कौन रहे, वॉरेन हेस्टिंग। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और अगर हम बात करेंगे भारत के प्रथम वॉइसरॉय तो वो हमारे हो गए लॉर्ड कैनिंग। ओके, इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड समाप्त कर भारत में शासन की द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी। हमने क्या देखा था, जब 1784 में
पिट्स इंडिया एक्ट आया था तो मैंने कहा था जो व्यावसायिक मामले थे, ठीक है, उनके ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोल डायरेक्टर बनाई थी, और जो राजनीतिक मामले थे उनके ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाई थी। ठीक है, ये हमने देखा था पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, जिसके अंदर इन दोनों का पृथक्करण किया गया, राजनीतिक मामलों का और व्यावसायिक मामलों का। और व्यावसायिक मामलों के ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाई गई, और जबकि राजनीतिक मामलों के ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाई गई। ठीक है, अब क्या है, शासन सीधे किसके हाथों में है, क्राउन के हाथों में, इसलिए इसको क्या कर दिया जाएगा, इस द्वैध प्रणाली को खत्म कर दिया जाएगा। तो इसने यही बोला कि इस अधिनियम में नियंत्रण बोर्ड और जो हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से समाप्त कर भारत में द्वैध शासन की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, जो कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू आया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वैध शासन को कब समाप्त किया गया, तो वो होगा हमारा 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ओके, अब हम आगे बात कर लेते हैं। थर्ड क्या किया, तो थर्ड इन्होंने एक नए पद को भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। देखो इसको समझते हैं अपन कि इसमें क्या किया गया। देखो यहाँ पे ना एक क्या कर दिया गया, भारत के लिए एक सचिवालय बनाया गया है ना, यूके में, जिसका नाम भारत सचिवालय था। ठीक है, एक सचिवालय बनाया गया, उसका नाम क्या रख दिया, भारत सचिवालय। ठीक है, एक सचिवालय है जिसका नाम भारत सचिवालय रखा गया। इनका काम भारत मामलों को संभालने से रिलेटेड था। मतलब कैसे, देखो, और इसका जो मेन अध्यक्ष होता है, ठीक है, इसका जो मेन अध्यक्ष होगा वो क्या कहलाएगा, मतलब पहली बात तो उसको किस मंत्री का, उसको एक मंत्री का दर्जा मिलेगा। ठीक है, और वो भी कौन सा मंत्री, कैबिनेट मंत्री का दर्जा, कैबिनेट मिनिस्टर का उसको दर्जा प्राप्त था। ठीक है, और उसे क्या बोला गया, इस कैबिनेट मंत्री को क्या बोला गया, या तो हम क्या बोलेंगे उसको, भारत का मंत्री। ठीक है, क्या बोला करते थे हम, या तो भारत का मंत्री या सचिव कहा जाता था। ठीक है, ये दोनों नाम से इस कैबिनेट मिनिस्टर को जानते थे, जो कि भारत सचिवालय का अध्यक्ष होता था। ठीक है, वो भारत मंत्री या भारत सचिव कहलाया जाता था। तो ऐसे ये जो भारत सचिवालय बनाया गया, ये कहाँ पे बनाया गया है, यूके में। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो भारत सचिवालय है ये यूके में बनाया गया। इसमें एक अध्यक्ष होता था जिसे कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त था, और उसे हम भारत मंत्री या भारत सचिव कहते थे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो पहले फर्स्ट भारत वो सचिवालय के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो वो हमारे ऐसे प्रथम लॉर्ड स्टैनली थे। मैंने आपको बताया था कि स्टैनली कौन है, लॉर्ड स्टैनली ही वही हैं जिन्होंने 1858 के भारत शासन अधिनियम को लाया है। तो यही पहले भारत सचिवालय में, जो कि यूके में था, वो अध्यक्ष बन गए। ठीक है, अब इस प्रणाली को समझो कैसे क्या है। हमने कहा डायरेक्ट शासन कौन कर रहा है, क्राउन, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उससे नीचे सारे प्रॉब्लम क्राउन को डायरेक्ट नहीं पहुंचा सकते। उससे नीचे कौन होती थी, ब्रिटिश की पार्लियामेंट। कौन होती है, मतलब ऐसे याद करो, ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, ये पार्लियामेंट हो गई। पार्लियामेंट के बाद हमें देखने को मिलता है भारत सचिव। ठीक है, कौन देखने को मिलता है, भारत सचिव, जो कि हमारा भारत सचिवालय जो कि यूके में है। और उसके अंडर कौन काम करता था, वॉइसरॉय। कौन काम करते थे, हमारे जो वॉइसरॉय थे। ठीक है, तो हमें देखने को मिलता है क्राउन, ब्रिटिश पार्लियामेंट, देन भारत सचिव, और उसके अंडर वॉइसरॉय काम करते थे। तो रिपोर्ट कैसे देगी, वॉइसरॉय अपनी रिपोर्ट देंगे भारत सचिव को, भारत सचिव से ये रिपोर्ट जाती थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और ब्रिटिश पार्लियामेंट से ये जाती थी हमारे क्राउन के पास। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ देखने की चीज़ है कि ये तीनों चीज़ कहाँ पर हो रही थी, यूके में, जबकि यहाँ पे इन सब का प्रतिनिधित्व भारत में कौन करते थे, इंडिया में ओनली कौन था, वॉइसरॉय था, जो कि इनका प्रतिनिधित्व करता था। तो याद रखना, वॉइसरॉय जो है वो अब इस भारत सचिव को देंगे अपनी रिपोर्ट, भारत सचिव इसको प्रस्तुत करेगा, क्योंकि ये कैबिनेट मंत्री है। तो ये क्या करेंगे, कैबिनेट मंत्री का इसको दर्जा प्राप्त है, तो ये क्या करेंगे, ब्रिटिश की पार्लियामेंट में इसको प्रस्तुत करेंगे, और ब्रिटिश पार्लियामेंट के बाद ये क्राउन में जाता था। ठीक है, तो इस तरह पहले भारत के जो सचिव हैं वो हमारे कौन हो जाते हैं, लॉर्ड
स्टैनली। उसने बोला एक नए पद का, इसी पद के बारे में बताया, भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। ये सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था अथवा ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। तो इसको सरल लैंग्वेज में, जैसे मैंने आपको सच बताया कि यूके के अंदर वहाँ पे एक भारत सचिवालय खोला गया, ठीक है। वहाँ का जो हेड था वो भारत सचिव कहलाया गया, या फिर हम उसे भारत सचिव बोला, ठीक है। और उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था, और ये हमारे पहले कैबिनेट मंत्री कौन हुए थे? लॉर्ड स्टैनली। ओके, अब इसमें क्या कहा गया कि भारत सचिव, जो कि भारत सचिवालय जो कि यूके में है, उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया जो कि एक सलाहकार परिषद की तरह कार्य करेंगे, और परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया और वो भारत सचिव कहलाया गया। इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया। मैंने कहा अभी भारत परिषद जो कि 15 लोग हैं उनका गठन किया गया, जो एक निगमित निकाय थी और जिसे भारत और इंग्लैंड के में मुकदमा करने का अधिकार था। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। अब बोल रखा है कि 1858 में कानून को प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किए थे, ठीक है। तो हमें क्या याद में रखना है कि 1858 का जो भी हमारा भारत शासन अधिनियम आया, उसका मेन कारण जो रहा 1857 की क्रांति रही, और उसके बाद उसने इतने सारे जो है चेंजेस कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ये सबसे और बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम में से एक है, ओके। इसमें दे रखा है कि जो हमारा 1861 का भारत शासन अधिनियम आया है, इसमें सबसे पहली चीज़ तो हमें याद रखना होगा कि क्राउन में कौन है? तो हमारी विक्टोरिया ही है, ठीक है। विक्टोरिया है, महारानी विक्टोरिया। और वॉइसरॉय कौन थे? तो हमें पता है कि इस टाइम पे वॉइसरॉय लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। अब लॉर्ड कैनिंग इस टाइम पे भी, क्योंकि कब से कब तक रहे थे कैनिंग? 1856 से लेके हमारे 1862 तक रहे थे लॉर्ड कैनिंग, ओके। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो 61 में अभी कौन होंगे हमारे? अगर पूछ लिया जाए 1861 में भारत परिषद अधिनियम में वॉइसरॉय कौन थे, तो 1861 के में हमारे लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। तो 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। अगर यहाँ वो सहयोग नहीं लेंगे तो हो सकता है ऐसी क्रांति फिर हो और शायद उन्हें यहाँ से छोड़ के जाना पड़े, ठीक है। तो इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861, 92 और 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए। इसमें सबसे पहले हमने 1861 का देखते हैं, है ना। इसमें भारत परिषद अधिनियम में भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। देखते हैं इसमें क्या था, इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या कि इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। मतलब कि यहाँ पे कोई भी कानून बनाए जाएंगे उसकी प्रक्रिया में भारतीय लोगों को शामिल किया जाएगा, ठीक है। याद रखना अभी तक ये कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन अब इन्हें समझ में आ रहा है कि अगर हम भारत के लोगों को सहयोग नहीं लेंगे तो हो सकता है भारत जैसी जो एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक प्रशासनिक तो बाद में है, लेकिन उससे पहले जो व्यावसायिक केंद्र है बहुत बड़ा, उससे हम हाथ धो बैठेंगे। इसलिए इन्होंने उससे बेटर ये समझा कि हम क्या करें, यहाँ पर उनको थोड़े थोड़े लोगों को शामिल करना स्टार्ट कर दें, जिससे क्या होगा वो हम उनके साथ मिलकर अपना शासन बखूबी चला पाएंगे। उसके लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहली चीज़ कि कानून बनाने के लिए भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया। इस प्रकार जो वॉइसरॉय थे उसमें वॉइसरॉय की जो मैंने बताया था कुछ लोग जो वॉइसरॉय को हेल्प करते थे नियम बनाने में, उसमें कुछ भारतीयों को विस्थापित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था, उसमें रखा गया। तो याद रखना सबसे फर्स्ट टाइम वॉइसरॉय की जो वॉइसरॉय में की जो एक
टीम होती थी उसमें सबसे पहली बार भारतीय लोगों को कब मिलाया गया, वो हमारा 1861 के भारत शासन अधिनियम में। फिर क्या 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। तो हमने क्या बात करी है यहाँ पे, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखो कि क्या है, मैंने कहा कि जो हमारी कार्यकारी परिषद है वॉइसरॉय की, ठीक है, जो कार्यकारी परिषद है मतलब कि वॉइसरॉय की एक परिषद है, वो क्या करती है, एक परिषद है जिसको हम बोलते हैं कार्यकारी परिषद, ठीक है। वो परिषद किसका काम करती है, कानून बनाने का, इन सब का। इसमें इस कार्यकारी परिषद में फर्स्ट टाइम जो है कौन मिलाए गए हैं, भारतीय लोग मिलाए गए हैं, ठीक है। और उनको क्या बोला गया, गैर सरकारी सदस्य। और ये गैर सरकारी सदस्य के रूप में कितने लोग मिलाए गए हैं, टोटल 3 लोग। और उन 3 में कौन है, एक है हमारे बनारस के राजा, दूसरे हैं हमारे पटियाला के महाराज, ठीक है, और कौन है, सर दिनकर राव। अगर पटियाला के महाराज पूछे जाएं तो वो हमारे नरेंद्र सिंह हैं, ठीक है, जबकि बनारस के राजा का नाम हमारा देवनारायण सिंह है। आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि कौन कौन शामिल हुए थे वॉइसरॉय की कार्यकारी परिषद में 1861 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 3 लोग हुए थे, बनारस के राजा जिनका नाम देवनारायण सिंह, ठीक है, पटियाला के महाराज जिनका नाम नरेंद्र सिंह, और सर दिनकर राव थे। तो पहली चीज इस अधिनियम में हमने क्या देखी, इस कार्यकारी परिषद में 3 भारतीय लोगों को मनोनीत किया गया है। ओके, अब दूसरी चीज देखते हैं। इस अधिनियम में मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण किया गया। देखो, अब याद करो, एक बार सबसे पहली बार हमने क्या देखा था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में केंद्रीयकरण हुआ था, है ना। उसके बाद हमने क्या देखा कि विकेंद्रीकरण हुआ, है ना। और फिर से पुनः विकेंद्रीकरण कब हुआ, मतलब कि केंद्र को मतलब केंद्रीय, आपको मैंने ये केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण बहुत अच्छे से पिछले वीडियोस में बता रखा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उन वीडियोस से ये समझ लीजिए कुछ कॉन्सेप्ट्स को, देन आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो इस टाइम भी पुनः दोबारा से क्या किया गया है, विकेंद्रीकरण किया गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इससे पहले या फर्स्ट टाइम विकेंद्रीकरण किस अधिनियम के तहत हुआ, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, तो इधर पुनः विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरुआत हुई। इस प्रकार जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू केंद्रीयकरण किया गया था उसको उलट दिया गया, जो 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ अपने चरम पर पहुंचा। तो देखो, सबसे पहले मैंने कहा केंद्रीयकरण हुआ 1773 में, देन सबसे ज़्यादा केंद्रीयकरण कब बढ़ गया, 1833 में। और इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गए थे, ठीक है। तो अब पूरी तरीके से विकेंद्रीकरण किया गया। तो विकेंद्रीकरण किया गया, वो कैसे किया गया ये हम थर्ड पॉइंट में समझेंगे। तो देखो, इसमें क्या किया गया, बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा, ठीक है, प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1866-97 में विधान परिषदों का गठन किया गया। तो विधान परिषदों का ये जो प्रांतीय जो हमारा राज्य या हम बोल सकते हैं प्रांतीय विधान परिषदों का गठन हो रहा है, वो किस में हुआ, 1861 में हुआ। एक तो हमारे बंगाल वाले रीजन में हुआ, है ना। इसको हम उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत या हम इंग्लिश में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बोलते हैं, और पंजाब में हुआ, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, विकेंद्रीकरण हो रहा है। ओके, अब चौथी चीज देखते हैं क्या बोला गया। इसमें वॉइसरॉय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान दी गई। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। इसके अंतर्गत वॉइसरॉय की परिषद को एक सदस्य या अधिक सरकारी विभागों को प्रभारी बनाकर तथा उसे इस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार दिया। देखो, इसमें क्या किया गया, इसे अगर हम आसान भाषा में समझें तो इसमें क्या किया गया कि वॉइसरॉय को के परिषद में जो भी कार्य संचालन करने के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की
शक्तियाँ दी गई हैं किसको, वॉइसरॉय को, कि वॉइसरॉय और क्या कर सकता है, कार्य संचालन और अधिक नियम और आदेश बना सकता है। दूसरी चीज़ जो लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में प्रारंभ की थी पोर्टफोलियो प्रणाली, ठीक है, जो कि हमने पिछले वीडियोस में देखी है, उसको मान्यता दी गई, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो वॉइसरॉय की परिषद होगी, जिसको हम कार्यकारी परिषद कहते हैं, उसमें का एक सदस्य एक से अधिक सरकारी विभागों का प्रभावी बनाया जा सकता है। मतलब कि जो अलग अलग कार्य कर रहे हैं उसको एक से अधिक कार्य मिल सकते हैं, तथा इस विभाग में काउंसिल की ओर से, ठीक है, अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। तो जो भी काउंसिल निर्णय लेगी वो अंतिम रूप से क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। ऐसा इस एक्ट के थ्रू बोला, मतलब कि वॉइसरॉय की जो पावर है, उसकी शक्तियां हैं, उसको बढ़ा दिया गया है। ओवरऑल ये किया गया है इसमें। इसने वॉइसरॉय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, ठीक है। अगर आपातकाल लगाएगा, है ना, लगाया जाएगा, तो जो वॉइसरॉय की काउंसिल परिषद है ना, उसके बिना पूछे अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। मतलब कि अगर वॉइसरॉय आपातकाल लगा रहे हैं तो वो बिना काउंसिल की, जो उसकी कार्यकारी परिषद है, बिना काउंसिल की संतुति के अध्यादेश को जारी कर सकते हैं। और ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह से ज़्यादा नहीं होती थी, ओनली 6 मंथ्स होती थी। तो ये जो सारे चीज़ हैं ये हमारे 1861 के भारत शासन अधिनियम में किया गया, ठीक है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि ये जो अध्यादेश है, ये अध्यादेश आज भी जो है कौन लाते हैं, जो 6 मंथ्स के लिए लागू होता है, आज भी अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाता है, ठीक है। आगे वाले वीडियोस में हम ये पढ़ेंगे। तो इसमें वॉइसरॉय को आपातकाल में विदाउट काउंसिल से कोई चर्चा किए बिना आपातकाल की स्थिति में क्या कर सकते थे, जो वॉइसरॉय थे वो अध्यादेश ला सकते थे, और जिसकी अवधि ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ्स होती थी। ओके, ये था हमारा 1861 का भारत शासन अधिनियम। अब देखो 86 का भारत शासन अधिनियम हमने पढ़ लिया है ना। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना, यहाँ पे जो नहीं दे रखा है वो है हमारा, एक और आया है जिसको मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, एक हमारा आया है रॉयल टाइटल एक्ट 1876, ठीक है। ये क्या है, इसको हम कहते हैं रॉयल टाइटल एक्ट। मतलब कि शाही उपाधि अधिनियम। याद रखना, ये जो अधिनियम आया शाही उपाधि अधिनियम, रॉयल टाइटल एक्ट कब लाया गया है, 1876 में, जिसको हम शाही उपाधि अधिनियम बोलते हैं। तो इस 1876 के शाही अधिनियम के थ्रू जो हमारी इस समय महारानी कौन है, विक्टोरिया हैं, ठीक है, विक्टोरिया है। इन विक्टोरिया महारानी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई, ठीक है। तो सबसे पहले तो याद रखना, ये जो केसर ए हिंद की उपाधि है वो किसको दी गई है, वो दी गई है महारानी विक्टोरिया को, ठीक है। और ये कब आया है हमारा 1876 में, है ना, इस अधिनियम के थ्रू। तो आपसे पूछ लेगा, अच्छा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके थ्रू किया क्या गया, ठीक है। एक बात याद रखना, आप बहुत अच्छे से, मैं आपको इससे पहले भी बता चुकी हूँ कई बार, कि एक याद रखना, जब 1858 में क्राउन शासन आया, ठीक है। तो इस क्राउन शासन में क्या हुआ, इस टाइम पे जो हमारे वॉइसरॉय थे वो हमारे लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। कैनिंग के टाइम पे जब महारानी घोषित की गई तो उसके लिए एक स्टार्टिंग में ही एक कैनिंग के द्वारा एक इलाहाबाद में की गई दरबार लगाया गया। तो ये जो लेटर आया था वो इलाहाबाद में फर्स्ट टाइम पढ़ा गया था, ठीक है। और किसके द्वारा पढ़ा गया था, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। इस टाइम पे उन्होंने ये बस घोषणा पत्र को पढ़ा था। अगर क्वेश्चन बने कि पहली बार घोषणा पत्र को किसने पढ़ा था, तो वो लॉर्ड कैनिंग में। और कहाँ पढ़ा गया था, तो इलाहाबाद में एक दरबार लगाया गया था, वहाँ पढ़ा गया था। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, फिर यहाँ पे क्वेश्चन अगर इस तरह पूछा जाए कि पहली बार जो घोषणा दरबार लगा, या फिर हम प्रोक्लेशन दरबार भी जिसको बोलते हैं, वो कहाँ लगा और कब लगा, तो याद रखना 3 दरबार लगेंगे, जिसको हम दिल्ली दरबार के नाम से जानते हैं, ठीक है, दिल्ली दरबार के नाम से जानते हैं। और वो किसके लिए, ये दिल्ली दरबार, पहली चीज़ समझ लो ये क्यों लगते थे हमारे दिल्ली दरबार, तो वो इसलिए लगते थे कि दिल्ली में जो भी राजा या रानी बनेगा, ठीक है, उसको
उसके ऑनर में एक तरीके से बोला जाए, उसको यहाँ पे उसका अभिषेक किया जाता था। ठीक है, तो उसके अभिषेक के लिए, उसके राज्याभिषेक के लिए यहाँ पे दरबार लगते थे। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे कोई दरबार तो ऐसा सच लगा नहीं है राज्याभिषेक के लिए जब महारानी विक्टोरिया बने। तो उसके लिए पहले 1876 का रॉयल टाइटल एक्ट आया। ठीक है, जिसके तहत उनको केसरे हिंद की उपाधि गई, और इसके लिए सबसे पहला दरबार लगा 1877 में। तो फर्स्ट दिल्ली दरबार पूछ लिया जाए अगर, पहला दिल्ली दरबार कब लगा है तो 1877 में। दूसरी चीज़ क्वेश्चन पूछेगा कि किसके लिए लगा था, तो महारानी विक्टोरिया के लिए लगा था। अब यहाँ पे पूछ ले कि कौन वॉइसरॉय थे, तो यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। वो सोचते हैं कि विक्टोरिया के टाइम पे वॉइसरॉय जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, लेकिन वो तो इलाहाबाद में थे। 1877 तक तो वो हट गए थे। इस टाइम पे हमारे लिटन हैं। कौन है, लिटन। तो हमें याद रखने हैं लॉर्ड लिटन जो हैं वो वॉइसरॉय थे। तो पहला दिल्ली दरबार 1877 में लगा, जिस टाइम पे महारानी विक्टोरिया थी, और उस टाइम पे वॉइसरॉय लॉर्ड लिटन थे। क्वेश्चन पूछे कि क्या महारानी विक्टोरिया उस टाइम पे अपने शाही दरबार में आई थी, तो बिल्कुल भी नहीं, वो शाही दरबार में नहीं आई थी। अब हम तीनों दिल्ली दरबार के बारे में इस अधिनियम के तहत देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो पहला मैंने बता दिया कौन सा आया हमारा, इसके तहत 1877 में आया। ठीक है, यहाँ पे रानी कौन है, रानी हमारी है विक्टोरिया। ठीक है, और अगर वॉइसरॉय पूछ ले आपसे, गवर्नर जनरल पूछ ले, तो आप कह देंगे लॉर्ड लिटन है। ओके, दूसरी चीज़, दूसरा दिल्ली दरबार कब लगता है, तो ये हमारा लगा 1903 में। टोटल दिल्ली दरबार 3 लगे हैं। एक लगा है फर्स्ट हमारा 1877 में महारानी विक्टोरिया के लिए, और किसने लगवाया है, लॉर्ड लिटन ने। दूसरा दरबार लगा है हमारा 1903 में, और ये जो लगा है ये किसके लिए लगा था, एडवर्ड सप्तम के लिए। किसके लिए लगा था, एडवर्ड सप्तम के लिए। ठीक है, इस टाइम पे कौन थे हमारे, तो आप कहेंगे लॉर्ड कर्जन। अगर आपको याद ना रहे तो याद रखना कि जब हमारा बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है, उस टाइम पे भी कौन थे हमारे, कर्जन थे वॉइसरॉय। तो इस टाइम पे भी कौन होंगे, 1903, उस टाइम पे भी कौन होंगे हमारे, लॉर्ड कर्जन। तो ये किसके लिए लगा, एडवर्ड सप्तम। क्या ये भारत आए थे उस अपनी शाही दरबार में, अपने राज्याभिषेक में, तो नहीं। इनकी जगह इन्होंने अपने ब्रदर, इनके भाई जो थे ड्यूक ऑफ कनाट, उनको भेज दिया था। इसके बाद बात कर लेते हैं हम थर्ड। इसमें जो हमारा थर्ड जो दिल्ली दरबार लगा है वो हमारा 1911 में लगा है। ये किसके लिए दिल्ली दरबार लगा है, तो ये लगा है हमारे जॉर्ज पंचम के लिए। ठीक है, ये हमारे लॉर्ड मिंटो थे। ठीक है, एकमात्र जो हमारे राजा थे जो भारत आए थे वो सिर्फ लॉर्ड पंचम थे, जो अपने खुद के राज्याभिषेक में आए थे। इन्हीं लॉर्ड पंचम और इनके साथ इनकी वाइफ मैरी आई थी। ठीक है, इन्हीं ने जो बंगाल का विभाजन था उसको रद्द कर दिया था। ठीक है, दूसरी चीज़ इन्होंने ही कहा था कि दिल्ली को कैपिटल बनाया जाए। ठीक है, ये हमारे 3 दिल्ली दरबार लगे हैं। एक 1877 का विक्टोरिया जो कि लॉर्ड लिटन के द्वारा लगवाया गया, 1903 का एडवर्ड सप्तम के लिए लगवाया गया कर्जन के द्वारा, इसमें इनके भाई ड्यूक ऑफ कनाट आए, और तीसरा 1911 का जॉर्ज पंचम के लिए लगवाया गया, और ये खुद आए, ये मिंटो ने लगवाया था, और इनने बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया और दिल्ली को कैपिटल बनाने की घोषणा की थी। ओके, अब इसमें हम देखते हैं 1892 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, तो इस अधिनियम में सबसे पहले, इससे पहले हमें ये जानना होगा कि अब तक क्या हो चुका है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ 1892 से पहले हम जानते हैं, इससे पहले 1885 में किसकी स्थापना हो चुकी थी, आईएनसी की स्थापना हो चुकी थी। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो गई है। किसके द्वारा हुई है, ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, उस टाइम पे गवर्नर जनरल अगर आपसे कोई पूछ ले तो वो थे डफरिन। ठीक है, तो यहाँ तक आते आते जब हम 1892 का भारत शासन अधिनियम पढ़ रहे हैं तो उसकी पृष्ठभूमि के बारे में अगर हम जानें, बैकग्राउंड देखें, तो क्या चेंजेस हो चुके हैं। पहली चीज़ आईएनसी बन चुकी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि हमारी
1885 में बनी। किसके द्वारा बनाई गई? एहो ह्यूम के द्वारा बनाई गई, ठीक है। और डफरिन जो थे उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं क्या क्या किया गया। तो इसमें इस अधिनियम के द्वारा इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। तो हमने कहा था प्रांतीय विधान परिषद अभी हमने 1861 में देखी थी जो बनाई गई थी, उसके अतिरिक्त उसमें क्या कर दिया है, संख्याओं में वृद्धि कर दी गई है, ठीक है। हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था, मतलब जो गैर सरकारी लोग थे जो कि भारत से 3 लोग लिए गए थे उसमें वृद्धि कर दी गई, लेकिन ज़्यादातर लोग सरकारी सदस्यों का मतलब अंग्रेजों का ही रहता था। दूसरी चीज़, इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें यहाँ क्या देखने को मिल रही है कि इनने क्या बजट पर बहस करने का भी प्रावधान दे दिया है। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर करना चाहूँगी कि आपको मैंने 2 चीज़ बताई। एक तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि केंद्रीय एक प्रांतीय प्रधान परिषद, और यहाँ पे एक चीज़ बोली गई इनकी संख्याओं में यहाँ पे वृद्धि कर दी गई। तो हम तीनों चीज़ को समझते हैं और बजट के बारे में भी सारी चीज़ें समझ लेते हैं, ठीक है। देखो, एक चीज़ समझ लो कि केंद्रीय विधान परिषद अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि केंद्रीय विधान परिषद कब बनाई गई, ठीक है, क्वेश्चन आएगा केंद्रीय विधान परिषद कब बनाई गई, किस अधिनियम के थ्रू बनाई गई। तो बहुत अच्छे से याद रखना 1853 है ना का जो हमारा भारत शासन अधिनियम था उसके थ्रू 1853 के थ्रू केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि भारत सचिवालय कब बनाया गया, तो आपको पता है वो 1858 में बनाया गया था। अब इम्पोर्टेंट, राज्य या फिर प्रांतीय इसी को बोलते हैं, ठीक है। ये हमने देखा ये कब बनाई गई है, अभी 1861 के भारत शासन अधिनियम जो कि अभी हमने पढ़ा, ठीक है। अगर केंद्रीय पूछे केंद्रीय विधान परिषद तो बोलिएगा 1853 में, अगर राज्य या प्रांतीय पूछे तो 1861 में, और इसकी संख्या में वृद्धि कब की गई तो वो हमने अभी तुरंत देखा किस में करी गई है, वो हमारे 1892 भारत शासन अधिनियम में इसकी जो गैर सरकारी लोग थे उसमें क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। तो ये तीनों 92 ये तीनों याद रखना। केंद्रीय विधान परिषद का गठन 1853 के अधिनियम के द्वारा, ठीक है। राज्य या प्रांतीय विधान परिषद का गठन 1861 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, और गैर सरकारी जो लोगों की वृद्धि की गई वो 1892 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। तो ये तो हमारी विधान परिषद की बात हुई, ठीक है। हमने ये विधान परिषद का गठन देख लिया कि केंद्रीय 1853 में, राज्य 1861 में और 1892 में ये। अब बात कर लेते हैं हम बजट की, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है सबसे पहली बार संपूर्ण भारत के लिए बजट कब आया? जब आएगा संपूर्ण भारत के लिए बजट कब आया तो याद रखना पहली बार बजट संपूर्ण भारत के लिए 1833 में आया, जब पूरी तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके व्यावसायिक मामले को ख़त्म कर दिया गया था। उस टाइम पे इस तरह याद रखना कि जब व्यावसायिक मामले ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्ण रूप से ख़त्म किए गए उसी टाइम पे संपूर्ण भारत के लिए बजट पेश किया गया था, और वो था हमारा 1833 का अधिनियम, ठीक है। उसके बाद हमने कहा बजट पर भारतीयों को प्रश्न करने का, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं बजट पर प्रश्न करने का अधिकार कब मिला, तो आप बोलेंगे यही जो हमने बहस करने का बोला 1892 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, ठीक है। अभी जो हमने पढ़ा कि बहस प्रश्न बोलो या बहस करने का बोल लो, ठीक है, ये हमें किससे अधिकार मिलता है, इस अधिनियम 1892 के अधिनियम के द्वारा। एक और क्वेश्चन इस बजट पर बनता है कि बजट पर भारतीय बहस या फिर मतदान करने के लिए मतदान करने और प्रश्न करना ये कब किया गया, तो ये हमारा 1909 में किया गया था,
ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना प्रश्न पूछने का अधिकार 1892 में, बहस और मतदान करने का अधिकार 1909 में किया गया। तो बजट संपूर्ण भारत के लिए 1833 में, बजट पर प्रश्न पूछा गया हमारा 1892 में, जबकि हम पूछेंगे इस पे वोटिंग से रिलेटेड बात आएगी तो हम 1909 के अधिनियम को देखते हैं। ओके ओके, अब देखते हैं इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामन के लिए वायसरॉय की शक्तियाँ का प्रावधान था। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों के गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदार और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारों पर गैर सरकारी सदस्य को नियुक्त करने की शक्ति दी गई। अब इनके द्वारा मतलब कि आप इतना याद रख लीजिए कि यहाँ पे मेंबर जो गैर सरकारी मेंबर हैं उनकी संख्या को बढ़ा दिया गया और उनकी नियुक्ति के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कि व्यापार संघ होते थे, नगर पालिका होती थी, ज़मींदार, है ना, इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर क्या होगा, गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। इस अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित रूप से चुनाव का प्रावधान किया गया। हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ था, है ना। इसे निश्चित निकाय की सिफारिश पर ही जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया। तो यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि इस 1892 के जो भारत शासन अधिनियम आया है उसके तहत क्या क्या हुआ है इसमें तो हमने याद रखना है। एक तो जो हमारी केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद है, ठीक है, दोनों ही विधान परिषद, ठीक है, हमारी केंद्रीय वाली और विधान वाली, इसमें गैर सरकारी सदस्यों की जो सरकारी सदस्य थे उन लोगों की संख्या में वृद्धि करी है ना। और केंद्रीय में बोला कि कम से कम 10 और अधिक 16 गैर सरकारी लोग। और बजट पर क्या इन्होंने बहस करने का या फिर क्वेश्चन करने का प्रावधान दिया गया, ठीक है। और ये जो आपको प्रश्न पूछना है, ठीक है, बजट पर प्रश्न पूछना है, बहस की जगह हम प्रश्न की बात करें तो जो प्रश्न पूछना है उसको 6 दिन की सूचना पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। पहले अगर प्रश्न पूछना है तो आपको 6 डेज पहले सूचना देनी पड़ेगी। और मतदान में पूरक प्रश्न अभी तक नहीं कर सकते थे। ये जो मतदान में पूरक प्रश्न है ना, ये हमको देखने को मिलेगा। पूरक प्रश्न मतलब कि उसके ऊपर जो क्वेश्चन मतदान के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, करने जब मतदान होता है उसके ऊपर क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो वो करने का प्रावधान हमें 1909 में मिलेगा। ठीक है, तो आज हमने कंप्लीट कर लिया है 1892 के भारत शासन अधिनियम तक। ठीक है, अब आगे वाली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 1909 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है, जिसको हम मिंटो मार्ले सुधार भी कहते हैं। ओके, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे जाकर आप हमसे वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है प्लीज़ उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।